नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो विशेष तौर पर अति संभावित हैं परीक्षा में। वैसे तो टॉपिक बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए। तो उन टॉपिक्स को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़्यादातर इसमें नेशनल और इकोनॉमिक करंट अफेयर्स होगा। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जो बचा हुआ है, महत्वपूर्ण सम्मेलन और बैठकें जो हुई हैं, उसको एक अलग वीडियो में हम जल्दी ही आज रात में ही या कल सुबह तक उपलब्ध करवा देंगे। बजट और आर्थिक समीक्षा भी कल तक हर हाल में हम करवा देंगे। उत्तर प्रदेश का बजट हम करवा ही चुके हैं। बजट अब केवल बच रहा है केंद्रीय और आर्थिक समीक्षा, वो भी हम करवा देंगे। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये घटनाएं हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं या सही से समझते नहीं हैं, तो उनको हम पहले कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे नीति आयोग एक रिपोर्ट जारी करता है, बहुआयामी गरीबी से संबंधित रिपोर्ट। अगर देखिए, भारत में अगर एसडीजी इंडिया इंडेक्स आएगा, एसडीजी इंडिया इंडेक्स, तब भी इसको जारी करेगा नीति आयोग, ठीक है। और अगर बहुआयामी गरीबी का इंडेक्स आएगा, इसको भी जारी करेगा नीति आयोग, ठीक है। तो ये दोनों इंडेक्स नीति आयोग जारी करता है। इसी प्रकार अगर सतत विकास पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाएगा, सतत विकास पर, तो उसको भी कौन जारी करेगा? यूएनडीपी जारी करेगा, यूएनडीपी। इसी प्रकार अगर बहुआयामी गरीबी पर वैश्विक रिपोर्ट की बात की जाए या बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात की जाए, तो उसको भी यूएनडीपी जारी करता है, ठीक है। तो ये दोनों रिपोर्ट इंटरनेशनल लेवल पे यूएनडीपी जारी करता है और नेशनल लेवल पे हमारा नीति आयोग जारी करता है, ठीक। क्लियर हो गया होगा ये। अब देखते हैं नीति आयोग ने जो अभी हाल फिलहाल में ये रिपोर्ट जारी की है, ये जो है क्या है, शीर्षक इसका है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023, ठीक है। क्या शीर्षक है? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ए प्रोग्रेस रिव्यू 2023 इसका शीर्षक है। भारत में अगर देखा जाए 2022-23 में बहुआयामी गरीबी जो रही है, ये 11.28% है। कान, आँख, दिमाग सब खोल कर इसको देख लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, ठीक है। 22-23 में नीति आयोग के हिसाब से भारत में बहुआयामी गरीबी 11.28% है। 2013-14 के मुकाबले गिरावट अगर देखी जाए, 13-14 के मुकाबले कितनी गिरावट आई है बहुआयामी गरीबी में, तो 17.89% की गिरावट आई है। 11.28% बहुआयामी गरीबी है इस समय, 17.89% की गिरावट आई है 2013-14 के मुकाबले। यानी कि 13-14 में 29.87% गरीब थे, जो कि अब घटकर 11.28% रह गई है। अगर गरीबी से बाहर देखा जाए, इस अवधि में कितने लोगों को निकाला है भारत ने, तो 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। 24.82 करोड़, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है, ठीक है। इसी प्रकार अगर गरीबी रेखा से बाहर सबसे ज़्यादा किस राज्य ने निकाला है, तो ये हमारे उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। इसको नोट कर लीजिए, ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। तो हमारे उत्तर प्रदेश ने 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। उसके बाद बिहार का स्थान आता है। बिहार ने 3.77 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। बीपीएससी वाले इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मध्य प्रदेश ने 2.3 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और फिर राजस्थान ने 1.87 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। यानी गरीबी से बाहर निकालने वाले शीर्ष राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, जिसमें उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा 5.94 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4
और 5 के अनुसार 15-16 से 19-21 के बीच गरीबी रेखा से बाहर 13.5 करोड़ लोग निकले हैं। नीति आयोग के हिसाब से क्या है, 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं 13-14 से 22-23 में। ठीक है, इसी प्रकार 13-14 से 15-16 NH4 जो है 15-16 में आया था और 5 19-21 में आया था। तो NH4 से 5 के दौरान 13.5 करोड़ लोग बाहर गरीबी रेखा से निकले हैं। ये कह रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 और 5। ठीक है, उसके अनुसार 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं और इसी को आधार बनाकर नीति आयोग ने रिपोर्ट अपनी जारी की है। भारत की गरीबी के एकल अंक में पहुंचने की संभावना 2024-25 में है। यानी 2024-25 में अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि जो अभी 2 अंक में गरीबी है, भारत में कितनी गरीबी है 11.28%, ये घटकर 1 अंक में आ जाएगी। कब आ जाएगी? ये 1 अंक में पहुंचने की संभावना वर्ष 2024-25 में ही है। ठीक है, टोटल कितने गरीब हैं इस समय? कितने गरीबों को बाहर निकाला गया गरीबी रेखा से? 24.82 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया। डाटा मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और मतलब गरीबी रेखा से बाहर वो तो नीति आयोग के हिसाब से हैं और 13.5 करोड़ लोग NFHS 4 और 5 के हिसाब से हैं। नेशनल MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी इंडेक्स में क्या प्रयोग किया गया? कितने संकेतक प्रयोग किए गए हैं? 12 संकेतक प्रयोग किए गए हैं। जबकि वैश्विक MPI में कितने संकेतक प्रयोग किए जाते हैं? 10 संकेतक। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन दे सकता है दोनों। ठीक है, स्टेटमेंट में दोनों क्वेश्चन दे सकता है PCS, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेशनल MPI में 12 संकेतकों का प्रयोग होता है, जबकि वैश्विक MPI में 10 संकेतक प्रयोग किए जाते हैं। भारत में, हाँ ये तो हो गया, नीति आयोग की रिपोर्ट हो गई जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल बहुआयामी गरीबी पे जो रिपोर्ट दी थी। अब देखिए, आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भारत के सबसे गरीब और अमीर राज्यों को बताया गया है। इसको 17 सितंबर 2024 को आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी किया गया है। शीर्षक है भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 तक। तो इसमें कहा गया है कि भारत की GDP में प्रमुख योगदानकर्ता राज्य, देखिए प्रमुख योगदानकर्ता राज्य में तो सबसे पहले महाराष्ट्र है जो GDP में सबसे बड़ा योगदान भारत की देता है। ठीक, लेकिन अगर सामूहिक रूप से देखा जाए तो दक्षिण भारतीय राज्य जो है अकेले 30% का योगदान देते हैं, जिनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु आते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, GDP में देश की सर्वाधिक योगदान देने वाला राज्य महाराष्ट्र है। लेकिन अगर सामूहिक रूप से एक ग्रुप का योगदान देखा जाए तो दक्षिण भारतीय राज्यों का ग्रुप सबसे आगे है, जिनमें कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु आएंगे। पश्चिम बंगाल में गिरावट सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है, यानी ये GDP में योगदान में गिरावट दर्ज की गई इसके 5.6% की। GDP में हिस्सेदारी वाले शीर्ष राज्य हैं, महाराष्ट्र है। ठीक है, ये 13.3% का योगदान देता है। फिर आंध्र प्रदेश है 9.7% का योगदान देता है। ध्यान रखिएगा, ये आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट है, ना कि उत्तर प्रदेश की बजट है। उत्तर प्रदेश के बजट में दूसरा डाटा है, तो उसको अलग याद रखना, इसको अलग। डाटा के हिसाब से उत्तर प्रदेश वाले 9.2% के योगदान के साथ यूपी दूसरे स्थान पे है। लेकिन इसमें जो सांख्यिकी मंत्रालय का रिपोर्ट आया है, इसमें महाराष्ट्र पहले पे है और दूसरे पे आंध्र प्रदेश है 9.7%, तीसरे पे तमिलनाडु है 8.9%, चौथे पे कर्नाटक है 8.2%, पाँचवें पे गुजरात है 8.1%, उत्तर प्रदेश 9.5% है और बिहार 4.3% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश कितना है? 9.5% और बिहार है 4.3%। ठीक है, आगे देखिए, आगे जो है
प्रति व्यक्ति सापेक्ष आय में शीर्ष राज्य की अगर बात की जाए तो उसमें दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा है। ठीक है, दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक और हरियाणा है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यूपी 9.5% है और बिहार 4.3% है। वर्तमान में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत का सबसे अमीर राज्य दो हैं, गोवा और सिक्किम और गोवा है। यानी सबसे अमीर राज्य प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से पूछ लिया जाएगा तो सिक्किम पहले पे होगा, गोवा दूसरे पे होगा। ठीक है, सिक्किम पहले पे होगा, गोवा दूसरे पे होगा प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। प्रति व्यक्ति आय में 319% का योगदान सिक्किम दे रहा है और 290% का योगदान गोवा दे रहा है। भारत के सबसे धनी राज्यों की अगर बात की जाए तो पहले पे दिल्ली है, दूसरे पे तेलंगाना है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे हरियाणा है, पांचवें पे तमिलनाडु है। ये चाहे याद करिए चाहे नहीं, राष्ट्रीय औसत के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय में जो योगदान दे रहे हैं उस हिसाब से सबसे धनी राज्य दिल्ली, तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु। प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से ये है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सबसे गरीब राज्य में बिहार है 32.8%, ये डाटा याद रखिए। उत्तर प्रदेश है 50.8%। प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के मुकाबले प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार पहले स्थान पे है गरीबी में और दूसरे पे यूपी है 50.8%। ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिए बस, और इसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। डाटा उतना ही हमको कलेक्ट करना है जितना एग्ज़ाम के लिए उपयोगी हो, क्योंकि इस समय इतना डाटा हो गया है कि सबका दिमाग चक्कर खा रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ। अब देखिए, विश्व के शीर्ष सर्वाधिक मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड की रिपोर्ट आई है। इसको जारी किसने किया है? ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 ने। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट 2024 ने शीर्ष 10 सर्वाधिक मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड की रिपोर्ट जारी की है। इसमें एसेंट्योर एक कंपनी है, एसेंट्योर, इसको सबसे मूल्यवान ब्रांड माना गया है। $40,502 इसकी ब्रांड वैल्यू है। ठीक है, ये जो है ब्रांड वैल्यू में बढ़ोतरी इसकी हुई है विगत वर्ष की तुलना में 1.6%। दूसरे स्थान पे हमारा TCS है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसने अपनी ब्रांड वैल्यू में 11.5% की बढ़ोतरी की है। 19,165 इसकी ब्रांड वैल्यू है। तीसरे पे इन्फोसिस है। ठीक है, 14,041 इसकी ब्रांड वैल्यू, 7.9% की बढ़ोतरी की है। तो दूसरे और तीसरे स्थान पे भारतीय कंपनियां हैं TCS और इन्फोसिस। चौथे पे IBM कंसल्टिंग है, पांचवें पे कैप जेमिनी है। ठीक है, छठे पे NTT डाटा है, सातवें पे कॉग्निजेंट है, आठवें पे HCL टेक है। तो दूसरे और तीसरे पे जो है TCS और इन्फोसिस है और आठवें पे HCL टेक है। यानी 3 भारतीय कंपनियां शीर्ष 10 में शामिल हैं, इसलिए 10 नंबर तक इसको लिखना पड़ा था। ठीक है, विगत 5 वर्षों में सबसे तेज बढ़ने वाला अगर ब्रांड कहा जाएगा तो वो इन्फोसिस है। ठीक है, मतलब दूसरा, पूरे दुनिया में दूसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड अगर कहा जाएगा तो TCS है, और विगत 5 वर्षों में सबसे तेज बढ़ने वाला ब्रांड अगर पूछ लिया जाएगा तो वो इन्फोसिस है। सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला ब्रांड अगर कहा जाएगा, सबसे तेज बढ़ने वाला ब्रांड 5 वर्षों में इन्फोसिस, और सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला ब्रांड पिछले 1 साल में HCL टेक है, HCL टेक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो क्वेश्चन सही से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वो तभी समझ पाएंगे जब अभी इसको याद किए रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। ठीक है, बीच बीच में जो करंट केवल एक लाइन के हैं हमारे काम के, उनको पूरी उनकी गाथा हमने नहीं लिखी है, पॉइंट में लिख लिया है। AI चैटबॉट सेवा नामक AI चैटबॉट किसने लॉन्च किया है? तो सेबी ने। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? सेबी द्वारा। सारथी मोबाइल ऐप किससे संबंधित है? सेबी से संबंधित है। ठीक है, सारथी मोबाइल ऐप का संबंध सेबी से है। अब देखिए 2024-25 में देश की GDP में शीर्ष योगदानकर्ता राज्य कौन कौन से हैं? देखिए GDP में योगदान ऊपर भी बताया गया है, उसमें गरीब और अमीर राज्यों के हिसाब से बताया गया। ठीक है, आर्थिक सलाहकार परिषद ने जो जारी किया था, और ये जो रिपोर्ट आई है कि 24-25 में GDP में शीर्ष योगदानकर्ता राज्य कौन से हैं,
इसमें देखिए इसके हिसाब से महाराष्ट्र है, ठीक है, देश की जीडीपी में शीर्ष योगदान करता राज्य महाराष्ट्र है, 42.67% इसकी जीएसडीपी है, 13.3% इसकी जीडीपी है। फिर तमिलनाडु है, 31.3% इसकी जीएसडीपी है और 8.9% इसकी जीडीपी है। फिर कर्नाटक है, 28.09% इसकी जीएसडीपी है और 8.20 इसका जीडीपी में प्रतिशत योगदान है, ठीक है। इस मतलब अगर क्वेश्चन आएगा 24-25 में देश की शीर्ष जीडीपी में योगदान करता राज्यों की श्रेणी में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। 24.99% इसकी जीएसडीपी है, 8% का योगदान दे रहा है, ठीक है। जीएसडीपी कितनी है, 24.99% और ये 8% का योगदान दे रहा है। और जो सबसे गरीब और अमीर राज्यों की श्रेणी आई है वो 1966-67 से लेकर के 2023-24 वाली, ये भी ध्यान दीजिएगा, उसमें 9.2% योगदान उत्तर प्रदेश की जीडीपी का है देश की जीडीपी में, ठीक है। वो सापेक्षिक रिपोर्ट आई है 1960-61 से लेकर 2023-24 तक की, और ये अभी वर्तमान में 24-25 में देश की जीडीपी में कौन सा राज्य कितना योगदान दे रहा है, ये रिपोर्ट है, ठीक है। तो इसमें 8% के योगदान के साथ उत्तर प्रदेश 5वें स्थान पे है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मोनेजाइटिस का टीका बनाने वाला दुनिया का पहला देश नाइजीरिया बन गया है। MEN 5CB नाम से उसने टीका बनाया है, ठीक है। MEN 5CB नाम का टीका उसने बनाया है मोनेजाइटिस का। मोनेजाइटिस को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य WHO ने कब तक निर्धारित किया है, 2030 तक। नाटो का 32वां सदस्य भी हाल ही में कौन सा देश बन गया है, स्वीडन बन गया है। इसके पहले फिनलैंड 31वां बना था, ठीक है। तो नाटो का 32वां सदस्य स्वीडन, 31वां फिनलैंड था। नाटो की स्थापना अमेरिका के नेतृत्व में 1949 में हुई थी। कब हुई थी, 1949 में। अब देखिए चौथा एसडीजी भारत सूचकांक जारी किया गया है। अभी ऊपर हमने बताया कि मल्टी डायमेंशनल पुअर्टी वाला और एसडीजी वाला रिपोर्ट दोनों नीति आयोग जारी करता है। तो 23-24 का एसडीजी सूचकांक नीति आयोग ने जारी किया। कब जारी किया, जुलाई 2024 में। पहली बार इसको कब जारी किया गया था, 2018 में, ध्यान रखिएगा। यूएन के 17 एसडीजी में से 16 के लिए जारी किया गया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने 2015-16 में 17 सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किए थे, जिसमें से 16 के लिए नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक की संरचना से जुड़े 113 संकेतकों के आधार पर सभी राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन इसमें किया जाता है। इसमें भारत का समग्र स्कोर 2023-24 में 71 रहा है। ध्यान रखिएगा, ये आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। समग्र स्कोर इंडिया का 71 रहा है, जो कि 2018 में 57 था। राज्यों के लिए एसडीजी स्कोर 2023-24 में 79 रहा है, ठीक है। ओवरऑल भारत के लिए स्कोर 71 है, ओवरऑल राज्यों के लिए स्कोर 79 है, जो 2018 में भी 57 था। अग्रणी राज्यों की श्रेणी में कुल 32 राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को स्थान मिला है, जिनमें से अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादर नगर हवेली, दमन और दीव प्रमुख है, ठीक है। तो फ्रंट रनर श्रेणी में, अग्रणी राज्य श्रेणी में हमारा उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। 2018 से 2023-24 के मध्य सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य अगर पूछ लिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसने 25 अंक की बढ़ोतरी की है, 25+ अंक की बढ़ोतरी की है, ठीक। तो 2018 से 23-24 के बीच एसडीजी इंडिया इंडेक्स के हिसाब से सबसे तेजी से बढ़ने वाला राज्य, सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहा है। 2023-24 में उत्तर प्रदेश का समग्र स्कोर 67 रहा है, फ्रंट रनर श्रेणी में रहा है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 67 यूपी का स्कोर रहा है
और ये फ्रंट रनर श्रेणी में रहा, फ्रंट रनर श्रेणी में। ठीक है, 0 से 49 जिनका अंक होता है उनको एस्पायरेंट कहते हैं, 50 से 64 जिनका अंक होता है उनको परफार्मर कहते हैं, 65 से 99 जिनका स्कोर होता है उनको फ्रंट रनर कहते हैं, 100 जिनका स्कोर होता है उनको अचीवर कहते हैं। ठीक है, 21-22 से 23-24 के मध्य प्रगति दर्ज की गई किस किस में? 21-22 से 23-24 के बीच प्रगति हुई है सबसे ज़्यादा SDG 1 में हुई है जो गरीबी से रिलेटेड है, SDG 8 में हुई है जो सभ्य कार्य और आर्थिक विकास से रिलेटेड है, SDG 13 में हुई है जो जलवायु कार्यवाही से रिलेटेड है। ठीक है, कौन कौन है? SDG 1 गरीबी, SDG 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास से रिलेटेड है, SDG 13 जलवायु कार्यवाही से रिलेटेड है। सर्वाधिक सुधार दर्ज करने वाले 5 राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा सुधार यूपी ने किया है 25 अंकों का, पहले ऊपर बताया जा चुका है। हम फ्रंट रनर श्रेणी में रहे हैं, फ्रंट रनर श्रेणी में हमारा स्कोर 67 रहा है। ठीक है, दूसरे पे जम्मू कश्मीर 21 अंकों के साथ, तीसरे पे उत्तराखंड 19 अंकों के साथ, चौथे पे सिक्किम 18, पाँचवें पे हरियाणा 17। अगर राज्यों को देखा जाए शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं SDG इंडिया इंडेक्स में, तो केरल और यूके शीर्ष राज्य रहे हैं, मतलब सबसे ऊपर की श्रेणी में रहे हैं केरल और उत्तराखंड। ठीक है, दूसरे पे तमिलनाडु रहा है 78 स्कोर के साथ, तीसरे पे गोवा रहा है, हिमाचल प्रदेश 77 स्कोर के साथ, चौथे पे गोवा रहा है। पहले पर केरल और यूके हैं तो पहला दूसरा यही हो गया। तीसरे पे तमिलनाडु रहा है 78 के साथ, चौथे पे गोवा और हिमाचल प्रदेश रहे हैं 77 के साथ, छठे स्थान पे सिक्किम और पंजाब रहे हैं 76 के साथ, आठवें पे कर्नाटक 75 के साथ, नौवें पे गुजरात और आंध्र प्रदेश तेलंगाना 74 के साथ रहे हैं। अंतिम 6 रैंक में अगर देखा जाए तो सबसे नीचे बिहार की 28वीं रैंक आई है 57 स्कोर के साथ। ठीक है, सबसे नीचे बिहार है 28 के साथ, बस बिहार को याद कर लीजिए। बस 18वें स्थान पे इस सूची में 18वें स्थान पे उत्तर प्रदेश रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, 4 राज्य 67 स्कोर के साथ, 67 स्कोर के साथ 4 राज्यों को 18वां स्थान मिला है, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ रहे हैं। यानी उत्तर प्रदेश रहा है और इसके बॉर्डरिंग कंट्री छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान रहे हैं। बिहार और झारखंड जो इसके और बॉर्डरिंग कंट्री हैं वो इसमें नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, ऐसे इसको लिंक कर लेना है। ठीक है, SDG इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश का स्थान ओवरऑल 18वां है 67 स्कोर के साथ। सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने दर्ज की है अपने अंकों में? यूपी ने दर्ज की है, 25 अंकों की वृद्धि दर्ज की है। यूपी का कितना स्कोर रहा है? यूपी का 67 स्कोर रहा है। यूपी ने किस श्रेणी में स्थान बनाया है? तो यूपी ने फ्रंट रनर श्रेणी में अपना स्थान बनाया है। ठीक, बस याद हो गया। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर रहा 77 स्कोर के साथ, पुद्दुचेरी JNK 74 के साथ दूसरे पे रहा है, अंडमान निकोबार 70 के साथ चौथे पे रहा है। ठीक है, बस इतना याद कर लीजिए, हो गया। अब देखिए एक घटना ये है, एग्रीश्योर फंड बनाया गया है, ये कृषि स्टार्टअप से संबंधित है, सेबी से पंजीकृत है, नाबार्ड इसका प्रबंधन करेगा। ध्यान रखिएगा, एग्रीश्योर जो फंड बना है ये कृषि स्टार्टअप से रिलेटेड है, सेबी से पंजीकृत है, नाबार्ड जो है इसका प्रबंधन करेगा। उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा नाबार्ड और निजी निवेशकों के योगदान से कृषि स्टार्टअप और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना। कुल धनराशि इसकी कितनी है? 750 करोड़, जिसमें से 250 करोड़ भारत सरकार लगाएगी, 250 करोड़ नाबार्ड लगाएगा, शेष बीमा कंपनियां और निजी निवेशक लगाएंगे। ठीक है, इसकी अवधि है 10 वर्ष, लगभग 85 स्टार्टअप को इसमें समर्थन दिया जाएगा। ठीक, इसी से रिलेटेड एक है डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया गया हाल ही में, बजट में इसका उल्लेख भी किया गया था। ठीक है, डिजिटल कृषि मिशन का 2 सितंबर 2024 को इसका शुरुआत की गई प्रधानमंत्री द्वारा। कुल निवेश इसके लिए 2817 करोड़ रुपए का हुआ है। आधारभूत स्तंभ इसके कृषि स्टैक तथा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली रहे हैं।
कृषि स्टैक तथा कृषि निर्णय सहायता प्रणाली रहे हैं। 2025-26 तक पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। 1.42 लाख करोड़ हेक्टेयर भूमि की मिट्टी का प्रोफाइल मानचित्रण डिजिटल कृषि मिशन के तहत किया जाएगा। 1,42 लाख करोड़ कृषि भूमि का डिजिटलीकरण किया जाएगा इसके तहत। ठीक है, तो डिजिटल कृषि मिशन में इतना याद रखिएगा। निवेश हुआ है 2817 करोड़ का। 2 सितंबर 2024 को ये योजना या ये मिशन शुरू किया गया है। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अभी महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न के दर्जे का मानदंड क्या है? 3 वर्षों में वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ से अधिक होना चाहिए, शुद्ध मूल्य 15,000 करोड़ से अधिक का होना चाहिए, शुद्ध लाभ कंपनी का 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का होना चाहिए। और HAL ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन सभी मानदंडों को पूरा कर लिया है। HAL ने 28,162 करोड़ रुपए का प्रभावशाली कारोबार किया तथा 7,595 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया। ठीक है, महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? भेल है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी, अब 14 महारत्न कंपनियां हो गई हैं। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। दृष्टि में 13 दिया गया क्योंकि दृष्टि पहले से ही आई थी, तो जो दृष्टि वाले हैं इसको घटनासार से अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, अब 14 महारत्न कंपनियां हो गई जिसमें भेल 1964, BPCL 1952, गेल 1984, CIL 1975, HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 1974, सेल 1954, NTPC 1975, REC 1969, PFC 1986, पावर ग्रिड 1989, IOCL 1959, ONGC 1956, IL 1959 और हाल की स्थापना 1940 में की गई थी। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स ये तीनों 11, 12, 13 तो याद ही कर लीजिए, ये क्योंकि हाल ही में बनी है, मतलब महारत्न का दर्जा मिला है। IOCL की स्थापना 1959 में हुआ था, ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी, IL की स्थापना 1959 में और हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 1940 में की गई थी। ठीक है, देखिए और कुछ मतलब क्या बोलते हैं, वन लाइनर मैंने नोट कर लिया। 4 अमृत फार्मेसी खोलने वाली पहली कोयला कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बनी है। ठीक है, SECL इसको शार्ट में कहते हैं, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा प्रदान की गई है मॉरिशस को 487.60 करोड़ रुपए की। ठीक है, भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा प्राप्त करने वाला देश मॉरिशस बना है। नेटवर्क गुणवत्ता के मामले में शीर्ष 3 भारतीय शहर श्रीनगर, आगरा और फरीदाबाद रहे हैं, यानी दूसरे पे उत्तर प्रदेश का आगरा रहा है, ध्यान रखिएगा। देश के 13वें बंदरगाह के रूप में गैलेथिया बे जो ग्रेट निकोबार में है उसको घोषित किया गया है। 12वां बंदरगाह देश का के कामराज है जो चेन्नई में स्थित है और देश का 14वां बंदरगाह बधावन बंदरगाह होने वाला है जो पालघर महाराष्ट्र में है। पालघर महाराष्ट्र में है। बाधवन बंदरगाह ये देश का 14वां बंदरगाह बनने की राह पर अग्रसर है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में जरूर आएंगे, इनको याद कर लीजिएगा। देश का 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट साणंद गुजरात में लगाया गया है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 109 फसल किस्मों का अनावरण 11 अगस्त 2024 को किया गया है। इसमें देखिए कुछ फसल की किस्में हैं जो अनावरण की गई हैं, ये पेपर में आने वाला है। ठीक है, इसको देख लीजिए। पूजा 1801 बाजरा की किस्म है, पूछ लेगा। पूसा 2002 ये भी बाजरा। तो पूजा और पूसा नाम जुड़ा होगा तो बाजरा की है। ठीक है, पूजा 1801 है और पूसा 2002 है। गिरनार 6 मूंगफली की प्रजाति है। नांदयाल 1267 चना की प्रजाति है। ठीक,
दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य डेयरी ब्रांड अगर पूछ लिया जाएगा तो अमूल है। इसको AAA+ रेटिंग मिली है 3.3 अरब डॉलर के साथ। सबसे मूल्यवान अगर ब्रांड खाद्य डेयरी ब्रांड पूछेगा तो अमूल होगा। ब्रांड पूछेगा तो 20.8 अरब डॉलर के साथ नेस्ले बना हुआ है। नेस्ले कहाँ की कंपनी है? स्विट्जरलैंड की। ठीक है। नीति आयोग का हाल ही में पुनर्गठन हुआ है 16 जुलाई 2024 को। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते ही हैं। उपाध्यक्ष के सुमन बेरी हैं। पूर्णकालिक सदस्य BK सारस्वत, रमेश चंद्र, BK पाल और अरविंद बिरमानी हैं। इन चारों का नाम याद कर लीजिए। BK सारस्वत, रमेश चंद्र और BK पाल और अरविंद बिरमानी पूर्णकालिक सदस्य बनाए गए हैं। पदेन सदस्य कौन कौन हैं? राजनाथ सिंह हैं जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह जो गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं, शिवराज सिंह जो कृषि मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हमारी हैं। इनको पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया है। विशेष आमंत्रित सदस्य में बड़े नेताओं में नितिन गडकरी हैं। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा, वैसे इसको पूछेगा नहीं इसलिए मैंने लिखा नहीं। नितिन गडकरी हैं, अन्नपूर्णा देवी हैं जो हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। ठीक है, ऐसे कुछ रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हैं। तो ये सब जो है एक बार देख लीजिएगा, वैसे इसको पूछेगा नहीं। पदेन सदस्य और पूर्णकालिक सदस्य जरूर याद कर लीजिए। डॉक्टर BK सारस्वत, रमेश चंद्र, BK पाल, बिरमानी, ये सब पूर्णकालिक सदस्य हैं। पदेन सदस्य राजनाथ सिंह, अमित शाह, शिवराज सिंह चौहान और निर्मला सीतारमण हैं। सर्वाधिक धनाढ्य महिलाओं की फोर्ब्स सूची जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पे फ्रांस की फ्रेकोइस ब्रेटन कोर्ट हैं। इनकी नेटवर्थ है 8950 करोड़ रुपए। लोरियल इनकी कंपनी का नाम है। दूसरे पे एलिस वाल्टन अमेरिका की हैं 8920 करोड़ रुपए। वॉलमार्ट इनकी कंपनी है। तीसरे पे जूलिया कोच हैं अमेरिका की 7420 करोड़ रुपए के साथ। कोच इंडस्ट्रीज जो है इनकी कंपनी है। ठीक है। चौथे पे जैकलिन मार्स अमेरिका की हैं 4760 करोड़ रुपए। मार्स इंक इनकी कंपनी है। पांचवें पे सावित्री जिंदल हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की फोर्ब्स सूची है ये। ठीक है, इसमें सावित्री जिंदल को 5वां स्थान मिला है 3990 करोड़ के साथ। JSW इनकी कंपनी का नाम है। शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान शक्तिकांत दास को मिला है, लगातार दूसरे वर्ष मिला है। इनके साथ 2 और देशों के लोगों को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का सम्मान मिला है, उनको देख लीजिएगा। बाकी यही पूछेगा, केंद्रीय बैंकर का सम्मान शक्तिकांत दास को मिला है लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए। सर्वश्रेष्ठ भारतीय बैंक का पुरस्कार SBI को मिला है। ग्राहक सेवाओं के लिए आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा 5000 करोड़ रुपए का आभूषण व्यवसाय ब्रांड लॉन्च किया गया, जिसको इंद्रिया नाम दिया गया है। ठीक है, आदित्य बिड़ला ग्रुप द्वारा 5000 करोड़ रुपए का आभूषण व्यवसाय ब्रांड लॉन्च किया गया है, इंद्रिया इसको नाम दिया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट नेक्सस में RBI शामिल हो गया है। ये क्या है? सीमा पार पैसे के लेन देन को सरल बनाना का प्रयास है। भारत के अतिरिक्त इसमें मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड भी शामिल हो गए हैं। कौन कौन? मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया को पर्यवेक्षक बनाया गया है, जो 2026 तक सदस्य बन जाएगा, ऐसी संभावना है। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत को 8वां स्थान मिला है, इसलिए जान लेना जरूरी है। सबसे ज़्यादा कृषि निर्यात करता है, ये WTO की रिपोर्ट है, WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे ज़्यादा निर्यात करता है यूरोपीय संघ 836 बिलियन डॉलर, फिर USA 198 बिलियन डॉलर, फिर ब्राज़ील 157 बिलियन डॉलर, फिर चाइना 95 बिलियन डॉलर और फिर भारत 51 बिलियन डॉलर के साथ 2022 में भी हम 8वें स्थान पे थे। ठीक है, और 23 में भी हम 8वें स्थान पे हैं 51 बिलियन डॉलर के साथ। लेकिन हमारे नेटवर्थ में यानी निर्यात की राशि में कमी आई है। पहले हमारा 57 बिलियन डॉलर था, अब 51 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, शीर्ष इलेक्ट्रिक चार्जिंग वाले स्टेशन जो है भारत में कौन कौन से हैं? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की रिपोर्ट है ये।
तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन 5765 के साथ कर्नाटक पहले स्थान पे है, दूसरे पे महाराष्ट्र है 3728 के साथ, तीसरे पे उत्तर प्रदेश है। तो इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग वाले स्टेशनों की संख्या के मामले में 1989 स्टेशनों के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे है, थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, चौथे पे दिल्ली है 1941 के साथ। ठीक, तो इतना आप देखिए। बहुत जल्द हम एक सूची बनाएंगे अपने नोट्स की, जिसमें सारी पुस्तकें होंगी जो इम्पोर्टेंट हैं। एक सूची बनाएंगे जिसमें सारे पुरस्कार एक जगह होंगे। फिर एक सूची हम बनाएंगे जिसमें सभी महत्वपूर्ण आयोग और समितियां होंगी। और फिर एक सूची बनाएंगे जिनमें सभी महत्वपूर्ण सम्मेलन होंगे। और फिर एक लास्ट सूची बनाएंगे जिसमें सभी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास और खेल होंगे। ठीक है, तो मतलब 3 से 4 सूची बनाने का वो है, और 2 से 3 वीडियो में जो है इसको हम कवर करवाएंगे। तब तक आप लोग ये वीडियो देखिए, समझिए, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मेहनत लगती वीडियो बनाने में, इसलिए इसको मतलब थोड़ा सा ध्यान दिया करिए आप लोग। ठीक है, और पसंद आए तो कमेंट करना ना भूलिएगा। इससे हमको प्रेरणा मिलती है आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आने की। धन्यवाद।